बचतान तुम्हारे चचा जान ने फातिमा के रिश्ते से इनकार कर दिया है। खाना खाने के दौरान माँ ने उसको बहुत अफसोस से कहा, जैसे उनका दिल टूटा हो। मगर अम्मी, इसने मुंह में जाने वाला नवाला अपने हाथ से प्लेट में रखा, जैसे वो अब कभी कुछ खा नहीं पाएगा, अब कुछ बोल नहीं पाएगा। इसने खाना वहीं छोड़ा और माँ से बात किए बिना बगैर फातिमा के कमरे में गया, जो मशीन पर कुछ बना रही थी और मुसलसल मशीन चला रही थी। आपी, वो आया, इसके पास बैठ गया और सर को झुका लिया, जैसे कोई बच्चा ऐसे बैठा हो कि इसका चेहरा और इसकी आंखें कोई ना देख पाए, इसकी आंखों का दर्द कोई महसूस ना कर सके। वो ऊंचा ऊंचा रोए और इसकी बहन के सिवा कोई इसको सुन ना सके और देख ना सके। क्या हुआ है वजी? इसने मशीन को साइड पे किया और इसके करीब आके बैठी। वजी, अब की बार इसकी बर्दाश्त की हद ने जवाब दे दी थी। इसने अपना सर बहन की गोद में रखा और बच्चों की तरह सिसकियां लेकर रोने लगा, खुद को बहन की बर्बादी का जिम्मेदार समझने लगा। अभी मैं नहीं जीना चाहता, इसने रोते रोते बहन को कहा, और न जाने उसने कितनी सिसकियों से आज अपने लिए मौत मांगी थी। वो जो बहन की गोद पे सर रखे लेटा था, बहन ने फौरन उसको ऊपर किया और आंखों में वहशत लिए जोर से उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा, जो ये कह रहा था कि मैं जीना नहीं चाहता। आप ही, आप मारे मुझे और मारे। इसने बहन के दोनों हाथ पकड़े और जोर जोर से अपने मुंह पे मारने लगा। आप ही, मैं जिम्मेदार हूँ आपकी बर्बादी का। इसने बहन की तरफ देखा, जो बिल्कुल नडाल बैठी थी। उसने आज तक इसे डांटा तक नहीं था। वो उसको मार कैसे सकती थी? इसकी आंखों में से आंसुओं का सैलाब बहने लगा, जैसे इसके अंदर कुछ टूटा हो और इसको टूटने से आंखों से एक एक करके किरचियाँ बाहर आ रही हों। वजी, तुम जीना नहीं चाहते? अपने माँ बाप का इकलौता बेटा जीना नहीं चाहता? हम 5 बहनों का इकलौता भाई जीना नहीं चाहता? वो बगैर उसकी तरफ देखे बोलती रही, जैसे इसकी बात ने उसको अंदर से तोड़ दिया हो। वजी, अब्बू के बाद कौन है हम बहनों का सहारा? कोई है? हमारा इकलौता सहारा आज ये कह रहा है कि वो जीना नहीं चाहता। वजी, हम तो तुम्हें देख के जीते हैं, हमारी ज़िंदगी की वाहिद खुशी हो तुम, और तुम कहते हो कि मैं जीना नहीं चाहता। इसने रोते हुए कहा, जैसे रोते रोते इसके दिल में दर्द उतरा हो। वो बार बार खांसती और रोते हुए बोलती, नहीं आपी, मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। बहन को गले से लगाते हुए वो इसके आंसू साफ करने लगा, जिसकी अपनी आंखों में आंसुओं का एक समंदर था। वो बहन को चूमने लगा, जो बिल्कुल बेहाल बैठी थी। आपी, मुझे माफ़ कर दें, मैं आइंदा कभी ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, बस मुझे आज माफ़ कर दें। बहन की गोद में फिर से सर रखते हुए वो माफ़ी मांगने लगा, इसके सामने गिड़गिड़ाने लगा। वजी, जोड़े आसमान पे बनते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि चचा जान के घर से मेरा रिश्ता नहीं हुआ। वो रिश्ता नहीं कर रहे थे वजी, वो तो सौदा कर रहे थे। हमारी बेटी लो और अपनी दो। जहाँ सौदे होते हैं ना वजी, वहाँ रिश्ते नहीं होते। और ऐसे नहीं रोया करो। मैं बहुत खुश हूँ। अपनी ज़िंदगी से शादी करके जाती तो तुम्हारे बगैर मैं कैसे रहती? वो इसके बालों में अपनी उंगलियां फेरते हुए कहने लगी। वो जो कुछ वक्त पहले में जल रहा था, इसको लगा किसी ने इस पर ठंडा पानी फेंका हो, इसको सुकून में ले लिया हो। इसकी आंखें बंद होने लगी और सुकून से भरी नींद इस पर गलबा करने लगी। वो आंखों पे बाजू रखे लेटी थी। इसने जो चेहरा अपनी आंखों में कैद कैद किया था, वो इसकी आंखें बंद होते ही इसके सामने आने लगा। वो अब कभी आंखें नहीं खोलना चाहती थी, वो उसको देखना चाहती थी। उसका मुस्कुराता चेहरा, इसकी छोटी आंखें, इसके मुंह पे सजी दाढ़ी। उसने इसकी एक एक चीज़ को कैद किया था। वो आंखें बंद करती तो वो मुस्कुराता हुआ इसके सामने होता और उसके होंठों पे मुस्कुराहट सज जाती। आज वो इसका भूल जाने नहीं मांग रही थी, आज वो इसको बस अपनी रूह में समो रही थी। उसको अपने दिल में, अपनी धड़कन में, अपने लहू में महसूस कर रही थी। उसके नाम की कहवे की खुशबू और जायका अपने मुंह में ला रही थी। उसने इस कहवे के बाद कुछ भी नहीं खाया था। खाना तो दूर की बात है, इसने कुछ पिया तक भी नहीं था। वो नहीं चाहती थी कि इसका जायका और खुशबू इसके मुंह से जाए। अल्लाह जी, ये कैसा एहसास है? मुझे क्यों लगता है कि वो मेरे अंदर है, मेरी रूह की जगह वो है। मेरी आंखों में क्यों इसका चेहरा उतरा है? वो आंखें बंद किए अल्लाह से बातें करने लगी। इसका चेहरा अपनी आंखों में देखने लगी। इसने खुद को अल्लाह के हवाले किया था, और जो अल्लाह करता है वो बेहतर करता है, वही हक है, वही सच है। वो लेटी थी, इसका मोबाइल बजा। मोबाइल खोलते ही इसकी नज़र उस मैसेज पर पड़ी, इस नाम पर पड़ी। इसके दिल में एक सुकून मिला, लबों पर मुस्कुराहट आई। इसने मोबाइल उठाया, अपने दिल से लगाया और आंखें बंद की। इसका चेहरा इसके सामने आया, लबों की मुस्कुराहट और गहरी हुई, आंखों में चमक उतरी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया चाय पे आने के लिए। उसने आज भी बस 2 मिसरों का मैसेज किया था, वालेकुम अस्सलाम। आज इसके इख्तियार में नहीं था वो उसे जवाब ना दे। उसके हाथों ने खुद ब खुद हरकत की और जवाब उसको मिला, जो कांपते हाथों के साथ एक जवाब का इंतज़ार कर रहा था। वो हाथ में मोबाइल लिए खिड़की के पास गई, जिधर से चाँद नज़र आ रहा था। उस काली रात में भी चाँद अपने
सरूर में चमक रहा था। उसको लगा आज से पहले चाँद इस कदर रोशन नहीं हुआ था, इस कदर नूर नहीं हुआ, इस कदर पुरनूर नहीं हुआ था, इस कदर नहीं चमका था। आज चाँद भी खुश है क्योंकि मैं खुश हूँ। उसने मोबाइल हाथ में पकड़ा, उसके अगले मैसेज का इंतज़ार करने लगी। वो छत पे बैठा चाँद को देख रहा था, जैसे वो उस पर मुस्कुरा रहा हो। वो ठंड में भी छत पे बैठा था, हाथ में सिगरेट पकड़े इसको महसूस कर रहा था। उसने इसको जवाब दिया था, मुझे बहुत खुशी हुई आप मेरी खातिर आई उधर। अगला मैसेज देखते ही इसकी आंखों में चमक आई। इसने खिड़की खोली और बारिश की हल्की-हल्की बूंदों को अपने अंदर उतारने लगी। शुक्रिया। वो हाथ में सिगरेट पकड़े इस सर्दी को कम करने की कोशिश कर रहा था जो इसको ज़रूरत से ज़्यादा ही आज लग रही थी। उसने उसका मैसेज देखा और मुस्कुराने लगा। कैन आई कॉल यू? एक बार फिर इसको मैसेज आया। इसको लगा जैसे वो यहीं खड़े गिर जाएगी। इसने आंखें बंद की, इसका मुस्कुराता चेहरा इसके सामने आया। इसके दिल ने एकदम इसको कबूल किया जिसको वो भूल जाना मांगती थी। इसने आसमान की तरफ देखा। इसके दिल में डर की एक लहर उठी, जैसे अल्लाह को नाराज़ कर रही हो, जैसे अल्लाह जी इससे नाराज़ हो रहे हैं। नहीं नहीं, मैं आपको खफा नहीं कर सकती, मैं नहीं करूँगी उनसे बात, बस आप दूर ना होना मुझसे मेरे खुदा। वो खिड़की के पास खड़ी आसमान को देख रही थी कि अचानक से इसका मोबाइल फिर से बजने लगा। अब की बार टोन मैसेज की बजाय कॉल की थी। इसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा, आंखों में बेचैनी आने लगी, जैसे वो डर रही थी। कॉल मुसलसल आने लगी। इसने कांपते हाथों के साथ कॉल रिसीव की और मोबाइल कान से लगाया। अम्मा आप जाग रही हैं अभी तक? इब्राहिम साहिब जब भी घर आते तो सबसे पहले अम्मा के कमरे में आते, इसके उनके सर की मालिश करते और उनकी टांगें दबाते, दिन भर की सारी बातें अपने बच्चों की तरह अपनी माँ को बताते। ये बच्चों की तरह माँ को बताते, ये उनके बचपन का मामूल था। जैसे वो अपनी माँ के साथ करते वैसे ही उनकी औलाद उनके साथ करती थी। बाप से वो बहुत डरते थे तो इसके उनके करीब भी नहीं आते थे, मगर माँ तो उनके लिए एक सहेली थी जिनके साथ वो अपनी हर बात करते थे। तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी मैं इब्राहिम, तुम्हें तो पता है जब तक तुम घर पर नहीं आते तो हमें किधर आती है नींद। अम्मा मैंने शहाब को बताया था आज मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। उसने आपको नहीं बताया? उसने तो मुझे बताया है, मगर माँ का दिल है ना, जब तक औलाद घर ना आ जाए कैसे सुकून से सो सकती है माँ। अम्मा सो जाया करें आप, मुझे नहीं अच्छा लगता मेरी माँ यूँ मेरे लिए इतनी देर तक जागे। उन्होंने माँ के पैरों को दबाते हुए कहा, इब्राहिम मुझे तुमसे एक बात करनी है। उन्होंने कमर के पीछे पड़े तकिए के साथ टेक लगाई और थोड़ा ऊपर होकर बैठी। जी अम्मा बोले ना। इब्राहिम मैं चाहती हूँ कि तुम और फिरोज़ आपस में सुलह कर लो। अम्मा मैं तो भाई साहब से नहीं खपा, मैं तो उनको वैसे ही सलाम दुआ करता हूँ। मैंने तो एक दिन भी नाराज़गी का इजहार नहीं किया और ना ही भाभी साहिबा की कही हुई बात उनको बताई। बेशक तुम इनसे खफा नहीं हो इब्राहिम, मगर तुम उसकी औलाद से तो हो ना। जब एक इंसान की औलाद से आप खफा हो और माँ बाप से राज़ी हो तो ऐसा भी नहीं होता ना, और माँ बाप से राज़ी रहो तो ऐसा भी नहीं होता ना। अम्मा रजब अगर मेरे बेटे के बारे में बात करता तो मैं कब का उसे माफ़ कर देता, क्योंकि मर्दों की बातें और होती हैं। मेरे बेटे किसी भी मौका पर उसकी कही हुई बात का जवाब देते, मगर उसने मेरी बेटी पे बात कही, मेरी ख़याम वाली बेटी पे, अपनी बेटी पे कही हुई वो बात तो मैं कब्र में जाने तक याद रखूँगा। उसको क्या लगा कि मेरी बेटी यूनिवर्सिटी जाएगी तो इसके लिए अच्छा रिश्ता नहीं आएगा? वो इनकार करेगा तो मेरी बेटी को से कोई शादी नहीं करेगा? अम्मा मैंने तो बस ज़रमीना गुल की तालीम तक रुका हूँ, वरना मंसहरा के ऐसे ख़ानदान में इसकी शादी करूँगा कि दुनिया देखेगी। अम्मा कल भी मुझे वाजिद खान ने ज़री के रिश्ते का कहा, आपको पता है इसका एक नाम है मंसेरा में और बेटा भी लंदन से पढ़ के आया है। वो तो मैं ज़री की तालीम तक रुका हुआ हूँ। वो धीमे लहजे में रवानी से बोलते रहे और माँ चुप करके सुनती रही। उनको पता था कि इब्राहिम को रजब की कही हुई बात का बहुत सदमा है। इब्राहिम फिरोज़ आया था आज, वो फिर से ज़री का हाथ मांग रहा है। अम्मा आपने आज ये बात कही, दोबारा ना कीजिएगा, ये तो मेरी बेटी है, रजब को तो मैं अपने घर के कुत्ते का बच्चा ना दूँ। इसने सुर्ख होते हुए चेहरे के साथ माँ को बहुत आराम से कहा और वो समझ गई। अस्सलाम वालेकुम। इसने मोबाइल अपने कान के साथ लगाया हुआ था। उसकी आवाज़ पे उसके दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। उसको पहले तो यकीन नहीं आ रहा था कि वो वजदान हुसैन शाह की आवाज़ सुन रही है। उसने दोबारा उसको सलाम किया जो मोबाइल कान के साथ लगाए खामोश खड़ी थी। वालेकुम अस्सलाम। उसने जल्दी जल्दी से सलाम का जवाब दिया। उसकी आवाज़ सुन के उसने अपनी आंखें बंद की, लबों ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा और हाथों की उंगलियों ने सिगरेट नीचे गिरा दिया। सोई नहीं हैं आप? इसको लगा आज वो हवा में है, जैसे वो उड़ रही है। वो आसमान में उस चांद के पास बिल्कुल
पास पहुंच गई है। वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो जाग रही थी। धड़कते दिल के साथ वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी, कितने बजे सोती हैं आप? वो बात से बात निकाल रहा था, जैसे दोनों तरफ से कोई चुप ना हो, काल बंद ना हो। जल्दी सो जाती हूँ मैं। उसके शहर में उसकी बातों के आहोश में लिपटी जा रही थी। वो भूल गई थी कि वो कौन है, क्या है और क्यों है ऐसे एक नामहरम से बात कर रही है। उसको तो मोहब्बत का अलिफ बे भी नहीं पता था। फिर ये क्या हो रहा है उसके साथ? उसने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा। अब वो उसकी बातों में जकड़ी गई थी। अब तो वो खुद को आज़ाद नहीं करवाना चाहती थी, वो मज़ीद इसकी बातों में खुद को कैद करना चाहती थी। मलिका, क्या तुमसे भी किसी की आवाज़ मीठी और खूबसूरत है? उसने उसकी बात के जवाब में अपने दिल में सोचा। इसका दिल चाहता था कि ये लम्हे कभी ख़त्म ना हो, जिन लम्हों में उसकी मलिका उससे बात कर रही हो। एक बात पूछूं आपसे? अब उसको लग रहा था जैसे वो अपनी किसी सहेली से बात कर रही है। अब उसको डर नहीं लग रहा था उससे। जी पूछे ना, इसने इतने प्यार से कहा कि दूसरी तरफ एकदम खामोशी हुई, जैसे कोई इसके प्यार को महसूस कर रहा हो। मुझे इग्नोर क्यों करते हैं? इसने बच्चों की तरह मासूमियत से इससे गिला किया। दूसरी तरफ से एक लंबी खामोशी हुई। आपको क्यों लगता है कि मैं आपको इग्नोर करता हूँ? इसने अपने दिल पे हाथ रखते हुए इसे पूछा, जैसे इसकी बात से इसके दिल में दर्द हुआ हो, उसका दिल दुखा हो। मैं तुम्हें इग्नोर करूंगा मलका? वजदान अपनी मलका को इग्नोर करेगा? इसकी आंखों में आंसू आए और बेसब्री से और वो सब्र से इसके जवाब का इंतज़ार करने लगा। मुझे ऐसे ही लगा आप मुझे इग्नोर करते हैं। आपने सबसे ज़्यादा डांटा भी मुझे था क्लास में। वो बच्चों की तरह रोते हुए इसे शिकायतें करने लगी। आपको डांट के मैं खुद भी तो बहुत बेचैन रहा ना, आपको रुला के खुद भी तो रोया हूँ ना मैं। वो इससे अपने बारे में बात करने लगा। वो इससे ऐसे बात करने लगा जैसे बच्चों से कोई लाड कर रहा है, उनको प्यार से समझा रहा है, और वो खुद भी इसकी इन छोटी छोटी शिकायतों में मुस्कुरा रहा हूँ। आपने मुझे डांटा तो डांटा भी क्यों? वो बच्चों की तरह रोते हुए इससे ज़िद करने लगी। अच्छा ना देखे मैं कान पकड़ता हूँ ना, आइंदा डांटूंगा आपको कभी। इसने हंसते हुए एक हाथ से अपना कान पकड़ा। कोई नहीं, माफ़ करती हूँ आपको। आंखों से आंसुओं साफ करते हुए वो उसी अंदाज में इससे लड़ रही थी, इससे गिले कर रही थी। अच्छा, रोए तो नहीं ना? वो जिसकी अपनी आंखें भीग रही थी इसको चुप करवा रहा था। वो अब उससे बात करते हुए इधर उधर टहलने लगी थी। कभी इससे शिकवा करती, कभी मुस्कुरा देती और कभी शर्मा जाती। इसने बातें करते हुए अपनी घड़ी देखी जिस पर 1 बज रहा था। इसको बेख्तियार इस लड़की पर तरस आया जो इसकी खातिर जाग रही थी। सोई नहीं थी? सो जाएं आप अब। इसने इस प्यारी उसने उसी प्यार से इसको कहा जो कभी सोना नहीं चाहती थी। इसने घड़ी पर टाइम देखा। इतनी देर बातें कर रही थी मैं, दिल में सोचते हुए इसने कहा, जी ठीक है, आप भी सो जाएं, खुदा हाफिज़। सोना तो अब दोनों ने नसीबों से ही था, मगर खुदा हाफिज़ कहना भी तो ज़रूरी था। क्या सोच रही हो तुम? फिज़ा ने इसको मुसलसल चुप बैठे हुए देखा। इसको इतना तो अंदाज़ा हो गया था कुछ तो है जो इसकी ज़िंदगी में बदला है। वो पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़िद्दी हो गई है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाती है, जैसे अंदर कोई गहरी ज़रब लगी हो जिसको वो दिखाना नहीं चाहती और ख़ुद भी ही बर्दाश्त कर रही हो। ज़री क्या हुआ है? इसने इसके मुंह अपनी तरफ किया और एक बार फिर इससे पूछा, जो अपनी ही सोचों में बेनियाज गुम बैठी थी। कुछ नहीं हुआ वीज़ा, कुछ नहीं हुआ फ़िज़ा। इसने इसकी तरफ देखा और आराम से कहा, जैसे बहुत दुख हो इसको, वो इसकी दोस्ती का हक़ अदा ना कर सकी। वो तो पिछले कुछ दिनों से किसी भी रिश्ते का हक़ अदा नहीं कर रही है। उसको तो इस शख्स के सिवा कुछ नज़र ही नहीं आता जिसके साथ इसका कोई रिश्ता ही नहीं। तुम किसकी भी वजह से डिस्टर्ब हो? फ़िज़ा ने भी हार नहीं मानी। इसने सोच लिया था कि वो इसे पूछ के रहेगी। शक तो इसको बहुत पहले से ही था, मगर आज वो अपने शक की तस्दीक करना चाहती थी। किसी की वजह से नहीं डिस्टर्ब मैं। इसने अब की बार झुंझलाहट से जवाब दिया, जैसे तंग हो रही हो, चुप रहना चाहती हो। वजदान सर की वजह से डिस्टर्ब होना। इसने इसकी आंखों में देखा। इसकी आंखों का रंग एकदम बदला, चेहरे की रंगत एकदम से जर्द हुई, होंठों पे सफेदी आई। अब वो हार गई थी। अब वो चाह के भी कुछ छुपा नहीं सकती थी। इसने वजदान के नाम पे नज़रें झुका लीं और ग्राउंड में पड़े बेंच के साथ टेक लगा के पीछे होकर बैठ गई और आंखें बंद कर लीं। आंखों के बंद होते ही इसके होंठ कांपने लगे, आंखों के कोनों से कतरा कतरा आंसू गिरने लगे। फिज़ा ये सब कुछ बहुत गौर से देख रही थी। इसको एक दर्द सा हुआ। इसने पहले कभी इसकी इस हालत में को नहीं
उसने पहले कभी उसको इस हालत में नहीं देखा था। उसने एक अनापरस्त तरमीना को देखा था। ये हारी हुई लड़की कौन थी जो इसके सामने बैठी थी? बात होती है सर से। इसने उसकी बंद आंखों को खोलने का नहीं कहा था, उसको चुप होने का भी नहीं कहा था। वो जानती थी कि वो जब रोती है तो सब कुछ बता देती है। वो हमेशा दर्द में ही बोलती है। फिज़ा के इस सवाल पे उसने ऐसे ही आंखें बंद की और सर हिलाकर कहा, हाँ होती है। वो जानती थी कि वो उसको इतने सालों से जानती है। इसको पता है अगर वो इससे बात नहीं कर रही तो वो खुद से हारी है। वो वजदान हुसैन शाह से हारी है, वरना ज़रमीना जैसी लड़की किसी नामहरम से बात करे, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो कॉलेज में मशहूर थी कि इसकी ज़िंदगी में कोई लड़का नहीं, फिर वो कैसे हार गई? उसको पता था अगर वो हार गई तो अब के लिए उसके लिए पलटना बहुत मुश्किल होगा। अब वो चाहते हुए भी पीछे नहीं हट सकती थी। फिज़ा मैं क्या करूँ अब? उसने अब की बार अपनी चुप तोड़ी और ऐसी तोड़ी कि जैसे आसमान भी इसको सुनने लगा। वो फिज़ा के गोद में सर रख के ऊंचा ऊंचा रोने लगी। ज़री ऐसे नहीं रोते, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब ठीक नहीं होगा फिज़ा, सब ठीक नहीं हो सकता। अब मैंने अपने अल्लाह को नाराज़ कर दिया है, एक नामहरम से बात की है, मगर मैं क्या करूँ? मेरा दिल मेरे इख्तियार में नहीं। मैं चाहते हुए भी खुद को नहीं रोक सकती। मैं उनसे बात नहीं करना चाहती थी, मगर मेरे बस में कुछ भी नहीं था। मैं उनको देखना नहीं चाहती थी, मगर जब तक मैं उनको देखूँ ना, मुझे एक लम्हे को चैन नहीं आता। मुझे जैसे मेरा दिल कट रहा हो। वो उसकी गोद में लेटे ऊंचा ऊंचा रोने लगी, जैसे आज इतराफ़ कर रही है उस बात का जो उसने खुद के सामने भी नहीं कही थी। ज़री मुझे पहले क्यों नहीं बताया? फिज़ा ने इसको देखते हुए कहा, अगर वो इसको पहले बता देती तो आज ऐसे रो ना रही होती। जब बंदा किसी मुखलिस दोस्त के साथ बात कर ले तो दिल का बोझ हल्का हो जाता है। आधी परेशानी तो ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। और जो आज रो रही थी, इसके अंदर तो एक समंदर था जिसको वो आज इसकी गोद में बहा रही थी। आज कॉन्फ्रेंस है यूनिवर्सिटी में, सरवजदान की। सर ने हमें भी इनवाइट किया है। सर कह रहे थे कि हम भी हों उधर। मुदस्सर ने क्लास में आके सर का पैगाम दिया, यार ज़रूर चलेंगे हम क्या करेंगे इधर, ऐसे ही बोर हो रहे हैं, हमारा क्या काम होगा उधर? मेरे ख्याल से तो चलते हैं। हर कोई अपनी अपनी बात कर रहा था, अपना अपना पॉइंट बता रहा था। आधे लोग जाने के लिए तैयार थे और कुछ नहीं जाना चाहते थे। ज़रमीना हम जाएंगे? फिज़ा ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, जो उसके कंधे पर सर रख के आंखें बंद किए दुनिया से बेनियाज बैठी थी। नहीं फ़िज़ा, हम नहीं जा रहे। इसकी ज़ुबान ने उसके दिल का साथ नहीं दिया था और उसने इनकार कर दिया। पक्का नहीं जा रहे ना? फिज़ा ने उससे एक बार फिर तस्दीक चाही। इसका मोबाइल बजा। इसने मोबाइल खोला और मैसेज देखा, आपने आना है। मोबाइल की स्क्रीन पर इसका नाम चमकने लगा। मैसेज देखते ही इसका अब खुद पे इख्तियार ख़त्म हो गया था। वो कैसे इनकार कर सकती थी? कैसे कह सकती थी कि उसने नहीं आना? उसने तो एक हुक्म सादर कर दिया था और इसे उससे कैसे इनकार कर सकती थी? हम चलेंगे फ़िज़ा। इसने मोबाइल को अपने बैग में रखा और अपना सर ऊपर किया और चलने की तैयारी करने लगी। वो ब्लैक जीन्स, सफ़ेद शर्ट और ब्लैक कोट पहने हॉल के बाहर खड़ा इनका इंतज़ार कर रहा था। वो जब भी इनको बुलाता था, इनका इस्तकबाल करने के लिए खुद बाहर खड़ा होता था। वो देखो सर, खुद बाहर खड़े हैं। मानूर ने इसको देखते हुए कहा। सब ने नज़र उठा के उसको देखा। इसने शायद इनको देख लिया था और दूसरे फ्लोर से नीचे अपने मखसूस अंदाज में भागता भागता आ रहा था। बहुत देर कर दी आपने, जल्दी आए। अब वो इनके पास आके खड़ा हुआ, उसको बगैर देखे मुस्कुराता हुआ सबको कह रहा था, चलें चलें जल्दी चलें। वो दौड़ता दौड़ता आगे जा रहा था जैसे बहुत लेट हो रहा हो। अपने हाथ पे बंधी सफ़ेद घड़ी वो बार बार देख रहा था और चलता जा रहा था। उसको भागने की आदत थी वो हमेशा आहिस्ता चला करती थी। ज़री जल्दी चलो ना, खान साहब ने गायब हो जाना है हमसे। साहिब फिज़ा ने इसका हाथ पकड़ा और जल्दी जल्दी चलने लगी। उसने इसको देखते हुए कहा, जो इसके पीछे छोड़े बस दौड़ता जा रहा था, क्या है? फिज़ा इसकी इस बात पर रुकी जैसे इसका मतलब ना आता हो। छोड़ दे हैं। अब की बार वो मुस्कुराई थी, जैसे उसको अपने ही दिए हुए नाम पे हंसी आई थी। छोड़ दे हिंद को शोहे होने को कहते हैं। इसने मुस्कुराते हुए फिज़ा को बताया और इससे साथ चलने लगी। इसने मुस्कुराते हुए फिज़ा को बताया और उसके साथ चलने लगी। कॉन्फ्रेंस रूम में जाते ही इसने उन सबको इशारा किया, इधर बैठ जाएं। वो सब इसकी वजह से बस इसकी खातिर वहाँ आए थे। हाय सर, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। वहाँ पे बैठे ही मलाइका ने इसको देख के कहा, जो उधर सबसे बारी बारी मिल रहा था। उसकी आदत थी, जहाँ जिम्मेदारी इसके सर होती थी वो चैन से बैठता नहीं था। हर चीज़ को खुद देखता था, चाहे वो छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी। तुम्हें तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे नहीं लग रहे सर। इसकी बात पे इरम ने इसको बहुत गौर से देखा।
नोक-झोंक में बस एक ही इंसान चुप था। वो अंदर से जल रही थी, जैसे कोई इसके अंदर आग लगा रहा हो, उसका सारा वजूद जल रहा हो। उसको नफ़रत होने लगी थी इन लड़कियों से जो इसका नाम भी लेती थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई इसका नाम भी ले, कोई इसको देखे भी। वो आज इन लड़कियों से बहुत जेलस हो रही थी, जिनको वो मुँह भी नहीं लगाती थी, जिनके पास बैठना भी इसको तौहीन लगती थी। आज वो उनसे हसद कर रही थी, अपने ही अंदर लगाई हुई आग में खुद को जल रही थी। वो कभी एक तरफ हो जाता और कभी दूसरी तरफ, और वो उसको ही देखे जा रही थी, बस उसी को देखने लगी थी। उसको होश नहीं थी दुनिया की। इसको नहीं पता था कि वहाँ क्या हो रहा है, कौन बोल रहा है। जैसे जैसे वो इधर से उधर जा रहा था, इसकी नज़रें भी साथ साथ इधर से उधर इसके पीछे जा रही थी। उसका दो चीज़ों पर कोई इख्तियार नहीं था, इसके दिल पे और इसकी आंखों पे। इसका दिल इसकी खातिर धड़कता और था, और इसकी आंखें बस उसी को ढूंढती और उसी को देखती थी। अब बोलने की बारी ऑर्गेनाइज़र की थी, जिसने ये सारी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी। एक लड़की माइक में बोल रही थी, ऑर्गेनाइज़र की तारीफ कर रही थी। अब इसने एक भरपूर अंदाज में सैयद वजदान हुसैन शाह और तालियों की गूंज में इस्तकबाल किया था। इसके नाम पर इसकी आंखें बंद हुईं। वो बार बार इसका नाम सुनना चाहती थी, वो बार बार सैयद वजदान हुसैन शाह सुनना चाहती थी। वो सामने आया, माइक हाथ में लिया, सबको सलाम किया और बोलने लगा। वो हमेशा सबकी तरफ तवज्जो का मरकज़ बना रहता था, मगर जब बोलता तो हर कोई बस इसको देखता रहता, उसी को सुनता। वो उसके सामने बैठी इसको देख रही थी, इसके चेहरे की मुस्कुराहट देख रही थी, इसकी आवाज़ सुन रही थी। वो तकरीबन 5 मिनट बोला और माइक रख दिया। जब सब ने एक बार फिर तालियां बजाई और इसको दाद दी, वो उनके पास आया जहाँ वो सब बैठे थे। चलें चाय पी लेते हैं साथ। सब बस इसको सुनने के लिए वहाँ बैठे थे। इसके बोलने के बाद वैसे भी सब ने उठ जाना था। वो और फिज़ा एक दूसरे के हाथ पकड़े एक साथ साथ पीछे चलने लगी। वो यूनि की कैंटीन के गए और इसी जगह बैठ के जहाँ वो पहले बैठे थे। अब की बार माहौल में फ़र्क था। पहली दफ़ा वो 5-6 लड़कियाँ ही थीं। आज आधी क्लास वहाँ मौजूद थी। आज वो इसके करीब नहीं बैठी थी, इसके बहुत दूर थी। छोटे सबके लिए चाय ले आओ और एक कप ग्रीन टी का ले आना। इसने उसी बच्चे को आवाज़ दी और चाय का कहा। वहाँ पे बैठे चंद लोगों की बाखूबी इल्म था ये जो ग्रीन टी मंगवाई है, ये किसके लिए मंगवाई है। वो सब इससे कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछने लगे, इससे बातें करने लगे। वो सबको मुस्कुरा कर जवाब देता। आज इसकी ये मुस्कुराहट इसको दुख दे रही थी, इसको तकलीफ़ दे रही थी। क्यों मुस्कुराते हो वजदान लोगों के लिए? देखो दर्द होता है मुझे। इसके दिल में दर्द की कहीं लहरें टकराने लगी। इसका हानिया से हंस-हंस के बात करना और इरम से मुखातिब होना इसको पल-पल में अज़ियत से दो-चार कर रहा था। वो नहीं चाहती थी कि वो किसी लड़की से बात भी करे और कोई लड़की इसको देखे भी। वो जानती थी कि अब कुछ मुमकिन नहीं है। अब उसको वो जानती थी कि ऐसा कुछ मुमकिन नहीं है, मगर फिर भी वो एक उम्मीद लिए बैठी थी। काश वजदान हुसैन शाह किसी से बात ना करे। काश ये लड़कियां इसके ऑफिस में जाने से पहले 100 बार सोचें, मगर उसकी तबीयत में ही खुश मिजाजी थी। वो हर एक से बात करता था। क्लास के बाहर जब स्टूडेंट के साथ होता था तो यारों से कम ना होता था। शायद मोहब्बत होती ही कुछ ऐसी है। मोहब्बत में शराकत तो खुदा भी बर्दाश्त नहीं करता, तो ज़रमीना गुल तो एक आम सी लड़की है, कैसे बर्दाश्त करे। इसकी आंखों में आंसू आने लगे, इसका सांस इसके हलक से तक अटकने लगा।